हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी। देखिए, आप सभी लोगों को मैंने लास्ट क्लास में एक टास्क दिया था जिसमें आपको क्वेश्चंस अपने पहले ही मार्क करने थे, फिर मैं आंसर बताऊंगी। उसमें से मैंने एक स्टूडेंट है जिन्होंने पूरी क्लास अच्छे से देखी है और सारे आंसर्स बताए हैं कमेंट में। उनका नाम है नैना। नैना ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से पूरे सॉल्व किए और उसमें हर क्वेश्चन का उन्होंने आंसर बताया है कमेंट में। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से खुशी हुई कि नैना ने पूरी क्लास अच्छे से देखी है और मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो भी क्लास देख रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे और उसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन करेंगे क्लास का। ऑलराइट, चलिए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले सिटीजन कहलाते हैं या होते हैं। तो उनका जो चुनाव होता है, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, बाय डायरेक्ट वोटिंग, by indirect voting, through the electoral college, by both the houses of parliament or by the people directly। हिंदी में देखते एक बार ऑप्शंस। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, निर्वाचक मंडल के माध्यम से, संसद के दोनों सदनों द्वारा, जनता द्वारा, सीधे। देखिए, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो होते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग से। कैसे? इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन वोट कर सकता है? पहला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ both the houses of parliament, मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड हमने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या देखा था कि वहाँ पे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट चीज़ है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। बिकॉज यूपीएससी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से या यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ legislative assemblies of states, legislative assembly of states। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगी स्टेट की, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तीसरा है कि यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, तो ये तीन जो लोग हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ऑलराइट, तो
प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होते हैं? और इनका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो रहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। वोटिंग होती है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, मतलब वोटिंग जिसकी जितनी सीट मतलब वोट होगा, वोट शेयर काउंट होता है यहाँ पे सीट्स काउंट नहीं होती। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस में हम देखते हैं सिस्टम ऑफ वोटिंग, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे सीट्स जीतती हैं, कि जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी किसी पार्टी की तो वो इलेक्ट हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर वोटिंग शेयर देखा जाता है, जितने ज़्यादा वोट शेयर होंगे उसको इतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हम 10th शेड्यूल में पढ़ते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होती। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अप्लाई नहीं होती है। ओके ओके, सो बाय डायरेक्ट वोटिंग, बाय इनडायरेक्ट वोटिंग थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, बाय वोट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ by both the houses of parliament by people directly। people directly नहीं करते हैं, दोनों houses of parliament करते हैं, लेकिन state legislative assemblies भी हैं और legislative assembly of Delhi and पुडुचेरी भी है, तो ये incorrect हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है by direct voting, तो direct voting incorrect हो जाएगा। हमारा correct आंसर क्या है? B। by indirect voting, अभी हमने देखा indirectly वोट करते हैं थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचक मंडल के माध्यम से, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात चल रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली है क्या? ये डीपीएसपीज आपने बहुत बार सुना होगा, ये टर्म बहुत बार आपने सुना होगा, बट आप कंफ्यूज होते होंगे कि ये डीपीएसपीज होते क्या है एक्चुअली। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्टेट को दी गई हैं कि जब वो लॉ बनाए या गवर्नेंस करें कंट्री का, तो उसमें उन्हें ध्यान में रखते हुए कि ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं कि आपको सिटीजन्स के लिए क्या करना है। उनकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि आपको सिटीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, विमेन एंड मैन को इक्वल पे प्रोवाइड करना है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर हम करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखा जाता है। विलेज पंचायत हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने के लिए मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टेट को डायरेक्शंस दिए जाते हैं या डायरेक्शंस दिए गए हैं हमारे संविधान में कि आपको सिटीजन्स के लिए क्या करना है, क्या प्रोवाइड करना है उनको, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव है नेचर में। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कुछ काम करने के लिए एबल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको ये काम करना है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, बिकॉज वो स्टेट को मना कर रहे हैं कुछ करने से, प्रोहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अगर आर्टिकल 15 की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे स्टेट को मना किया जा रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में एक डिफरेंस क्या है कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स में मना किया जा रहा है और डीपीएसपीज में काम करने के लिए कहा जा रहा है। ऑलराइट, सो डीपीएसपीज दीज आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, these promote social and economic justice, these can violate the fundamental rights and these are binding only on the central government। अब एक बार हिंदी में ऑप्शंस देख लेते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, ये केवल केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। अब देखो, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बताते हैं? ये हमें देखने के लिए मिलते हैं आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन उस टाइम पे जब दी जाती थी तो वो सरकार को या वो गवर्नमेंट को बताती थी कि आपको ये काम करना है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। बट यहाँ पे डीपीएसपीज ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। दे establish social and economic democracy in the country. All right, they are not enforceable by courts, but they are fundamental, but these are fundamental in the governance of the country. All right, so these are not enforceable by courts and they are the fundamental in governance of the country. Okay, so ये हमें बताता है कि ये जो भी एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएंगे या जो भी रूल्स फ्रेम करेंगे वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, कंट्री के लिए। ये इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों इन्फोर्सेबल नहीं? क्योंकि इन्हें इन्फोर्सेबल इसलिए नहीं बनाया गया है। इन्हें जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, हमें लगा कि हमारा फंडामेंटल राइट खतरे में है, तो हम जाके उसकी सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट होता है तो हम नहीं जा सकते, हम दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीज आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। नो, इनकरेक्ट। दीज प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमें प्रीएम्बल में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्रीएम्बल में दे कैन, ओके, सो दे प्रमोट social and economic justice. Yes, these can violate the fundamental, they can violate the fundamental rights. No, these are binding only on the central government. Incorrect. So हमें यहाँ पे preamble में भी social and economic justice देखने के लिए मिलता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और जस्टिस क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको बनाने की। करेक्ट, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमने लास्ट क्लासेस में भी बहुत बार अमेंडमेंट की बात करी थी। संविधान को बदलने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, तो वो कौन से आर्टिकल में हमें पता चलता है, ये बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो लास्ट क्लासेस में भी आपको मैंने केशवानंद भारती केस के थ्रू, बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू हमने बहुत बार उस आर्टिकल की बात करी है। आप एक बार अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशर दो, थोड़ा सा उस मसल्स को टेंस करो कि याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करो कि हमने कौन से आर्टिकल में देखा था। आर्टिकल 355, आर्टिकल 226, आर्टिकल 367 एंड आर्टिकल 368। आई होप बहुत सारे बच्चों को ये याद आ रहा होगा कि हमने कौन से आर्टिकल में देखा था कि हम एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है, आप अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बताता है, अनुच्छेद 368 की हमें कैसे पार्लियामेंट को अमेंड करना है।
आर्टिकल 368 of the Constitution, power of Parliament to amend the Constitution. Power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. Its procedure. ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि आर्टिकल 368 में हमें पता चलता है कि संविधान को कैसे बदला जा सकता है, पार्लियामेंट कैसे संविधान बदल सकता है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो दो तरह से हम संविधान को बदलेंगे, तो वो अंडर आर्टिकल 368 में कहलाया जाएगा। संविधान को चेंज किया गया है अंडर आर्टिकल 368। एक होगा स्पेशल, पहला होगा स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा होगा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस यहां पे क्या होगा, रेटिफिकेशन of half of the states with simple majority। ठीक है, यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस यहां पे जब फेडरल फीचर्स को चेंज करेंगे, फेडरल फीचर्स को चेंज करने की जब बात होगी तो यहाँ पे स्टेट्स की भी राय ली जाएगी, बट स्टेट्स की जो राय होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी पार्लियामेंट पे। तो स्टेट्स की राय दी जाएगी, हाफ ऑफ द स्टेट अगर बोल देती हैं कि हाँ हमारी राय है तो फिर वो हो जाएगा, बट स्टेट की राय जो होगी, जो स्टेट की रेटिफिकेशन होगी वो सिंपल मेजॉरिटी से होगी, वो स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से हम पार्लियामेंट को बदल सकते हैं, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स कंसेंट। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि जो लोकसभा या पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा मान लीजिए लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेंबर उसके जो मेंबर्स होंगे 50, हाँ प्रेजेंट अलॉन्ग विद 50% ऑफ द, ओके, सो 2/3 ऑफ majority with 50% of members present and voting। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजॉरिटी, से स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। तो अगर स्पेशल मेजॉरिटी हमें चाहिए, कोई प्रोविजन हमें अमेंड करना है, तो हमारे पास 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी होनी चाहिए प्लस 50% ऑफ द मेंबर वहां पे प्रेजेंट और वोट करने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो अगर इन दोनों प्रोविजंस में जो चेंज हो रहा है, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, थर्ड टाइप जो होती है सिंपल मेजॉरिटी, बट वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं आती है, वो ऑर्डिनरी लॉज के लिए होती है। वो आर्टिकल अगर हम सिंपल मेजॉरिटी से कोई अमेंड कर रहे हैं, कुछ संविधान का कोई प्रोविजन चेंज कर रहे हैं, जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया, बना दिया, तो उसमें आर्टिकल 368 में आपको अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डिनरी लॉ से या सिंपल मेजॉरिटी से भी उसको अमेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट की बात चल रही है। अब देखो, हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी देख लिए कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट को उनकी जगह से, उनकी सीट से कैसे हटाया जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब उनको उनकी जगह से हटाना, उनको उनकी पोजीशन से हटना या हटाना। ठीक है, तो इम्पीचमेंट
कैसे होता है प्रोसीजर प्रेसिडेंट का? इम्पीचमेंट शुड बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा. ओके, द इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. A two-third majority in both the houses of parliament is required to impeach the president. The speaker of the Lok Sabha can initiate impeachment proceedings. महाभियोग राज्यसभा में शुरू किया जाना चाहिए. महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है. लोकसभा अध्यक्ष महाभियोग की कार्यवाही शुरू कर सकता है. अब देखो, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे की जाती है? इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, वो उनके ग्राउंड क्या होंगे? ग्राउंड्स क्या रहेंगे उसके? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के किसी भी प्रोविजन को उन्होंने वायलेट किया है या उसकी मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट किया है या उसकी प्रोविजंस को उन्होंने अगेंस्ट गए हैं उसके, तो उसका मतलब हो जाएगा कि उन्होंने संविधान को वायलेट किया है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, कि जो ग्राउंड है ना वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है. इसको डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आया भी है यूपीएससी में, कि ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन है. बस ये बताया गया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो ये इम्पीचमेंट के चार्जेस होंगे. ऑलराइट, अब कैसे प्रोसेस क्या रहेगी? मान लीजिए इम्पीचमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो कौन सा हाउस कर सकता है? इनिशिएशन मतलब शुरुआत कर रहे हैं इम्पीचमेंट के लिए, तो आइदर हाउस मतलब आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउस में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है. लेकिन जो इनिशिएट कर रहा है उस इनिशिएशन से पहले 14 डेज का एडवांस नोटिस एक जारी किया जाएगा, जिसपे 1/10 मेंबर्स के साइन होने चाहिए. ठीक है, 1/10 मेंबर के साइन होने चाहिए. जिस भी हाउस में, मान लीजिए राज्यसभा में इनिशिएट किया जा रहा है या लोकसभा में इनिशिएट किया जा रहा है, तो लोकसभा में जब इनिशिएट किया जाएगा तो 14 दिन पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा, और उस नोटिस पे 1/10 मेंबर जब साइन करेंगे तब वो प्रोसेस इनिशिएट होगी. उसके बाद जब वो हाउस में चार्जेस इनिशिएट हो जाएंगे, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा. ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में इनिशिएट किया गया, अब वो राज्यसभा में जा रहा है, तो यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से वो किया जाएगा नोटिस. अब ये जो होगा, हाँ, तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी से मीन्स क्या है, मतलब 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, तो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो लोकसभा में पहले 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाएगा इम्पीचमेंट, जो नोटिस जारी किया है, इनिशिएट किया गया है. इनिशिएट हमने लोकसभा में किया, फिर 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस दिया था. अब वहाँ से जब नोटिस दिया 14 दिन के बाद, फिर वो प्रोसेस शुरू हुई लोकसभा में. उसके बाद जो नोटिस होगा वो 2/3 ऑफ दी मेंबर्स साइन करेंगे, वोट करेंगे उस पर. उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा जहाँ पे उस चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन होगी. ठीक है, दूसरे हाउस में मतलब राज्यसभा में जाएगा. तो और ये ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा ही इनिशिएट कर सकता है, राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है. ओके, तो जब राज्यसभा में जाएगा, मान लीजिए दूसरे हाउस में जाएगा, तो जो अदर हाउस होगा
अदर हाउस होगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं इन्वेस्टिगेशन करेगा, और फिर वहाँ पे वोटिंग होगी, वहाँ पर भी स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी। अब सेकेंड हाउस में भी वोटिंग हो गई। अब जब प्रेसिडेंट के, मान लीजिए यहाँ पर राज्यसभा में जब वो नोटिस पहुंचा, रिजोल्यूशन पहुंचा इम्पीचमेंट का, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं जब उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे राज्यसभा ने या सेकंड हाउस ने प्रूव कर दिया कि जो चार्जेस लगे हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं ये सही हैं, इनके ग्राउंड सही हैं, और हम इन्हें ये पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी से दूसरे हाउस में भी, तो उसी दिन प्रेसिडेंट अपनी जगह से हट जाएंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे, ठीक है, वो फिर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। ऑलराइट, सो ये प्रोसेस रहता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इट इज मेंशन्ड। इम्पीचमेंट शुड बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा, 2/3 majority in both the houses of parliament is required to impeach the president, correct। 2/3 majority चाहिए दोनों हाउसेज में, स्पीकर नहीं इनिशिएट कर सकते, एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 2/3 majority in both the houses of parliament is required to impeach the president, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। अब यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, देखो डिलिमिटेशन कमीशन में ना सरकार एक कमीशन अपॉइंट करती है, जहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, जहाँ पे उन्हें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनकी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होते हैं इनका काम यही होता है कि वो बाउंड्रीज या कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज जो होती है उनको डिसाइड करते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द जो भी लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, इनके जो ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, जो भी ऑर्डर्स होंगे इनके, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि जो भी ऑर्डर ये दे रहे हैं वो बाइंडिंग होंगे, ठीक है, ऑर्डर क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। और अगर इनके ऑर्डर से किसी को आपत्ति है या किसी को कुछ इशू है, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब किसी भी कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही अदर कोर्ट में जाके वो उनको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। ऑलराइट, सो अभी तक हमने कितने अपॉइंट करे हैं, अभी तक हमने 4 डिलिमिटेशन कमीशंस अपॉइंट करे हैं। कब कब करे हैं, पहला एक हुआ था 1953 में, 1953 में हुआ था, फिर 1962 में हुआ था, फिर 1972 में हुआ था, एंड देन 2002 में हुआ था, अभी लेटेस्ट 2002 में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अभी तक 4 कमीशन अपॉइंट किए गए हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2024 में, 2024 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पॉलिटी में पूछा था 2024 के पेपर में कि अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किए गए हैं। आप देख रहे हो कि यूपीएससी का लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे आपको अब थोड़ी सी फैक्ट्स की तरफ भी शिफ्ट होना पड़ेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी पड़ेगी। जहाँ पे आप पहले एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते थे, अब हमें एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ फैक्चुअल की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 71वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट
71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule of the Constitution to include which of the following languages? ये क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन है, 2024 में आया था ये क्वेश्चन. आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है. ठीक है, 2023 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा था उन्होंने कि कौन से, अगर फंडामेंटल राइट्स को हम अभी देखेंगे, वो क्वेश्चन है, मैंने इसमें मेंशन किया है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्किप नहीं करना है. 71st अमेंडमेंट क्वेश्चन कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड करता है, अमेंड किया 8 शेड्यूल में. 8 शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेजेस. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल को अमेंड किया और उसमें 3 लैंग्वेजेस या कुछ लैंग्वेजेस जोड़ी गई 71st अमेंडमेंट एक्ट से. तो वो कौन सी लैंग्वेज है? देखो, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोनकानी, नेपाली एंड मणिपुरी. मैथिली इनकरेक्ट हो जाएगा. ये मैथिली हमने दूसरे अमेंडमेंट से जोड़ी थी, 71st अमेंडमेंट से हमने सिर्फ 3 लैंग्वेज जोड़ी थी, कोनकानी, मणिपुरी एंड नेपाली. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट. भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements about the Constitution of India is correct? Constitution of India के बारे में, मतलब कौन सी स्टेटमेंट Constitution of India के बारे में करेक्ट है, हमें ये बताना है. The powers of municipalities are given in Part 9A of the Constitution. Emergency provisions are given in Part 18 of the Constitution. The provisions relating to the amendment to the Constitution are given in Part 20 of the Constitution. Select the correct answer given below. Okay, एक बार हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस. नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9वें ए में दी गई हैं. संविधान में भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं. संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं. अब हमें इसमें से सही उत्तर बताना है. देखो, जब म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात होगी, मैंने आपको बताया भी था, म्यूनिसिपैलिटीज़ हमें कौन से आर्टिकल में, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है हमें पार्ट 9A में देखने के लिए मिलती हैं, 9A में. और ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी. तो म्यूनिसिपैलिटीज़ की जब बात आती है, जिसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, और 73rd से क्या जोड़ा गया था? पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो पंचायत की जब बात आती है, विलेज लेवल पे अगर हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो वो 73rd से जोड़ा गया था. और अगर हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, तो वो जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है, ये पार्ट 9 में है. इमरजेंसी प्रोविजंस हमें देखने के लिए मिलते हैं पार्ट 18. पार्ट 18 में देख ले, ये करेक्ट हो जाएगा. पार्ट 18 में हमें देखने के लिए मिलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360. आर्टिकल 352 से 360 तक हमें पता चलता है कि हमारे देश में इमरजेंसी अगर लागू होगी तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है. एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और थर्ड टाइप की होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी. ऑलराइट, सो हमें इमरजेंसी प्रोविजंस देखने के लिए मिलते हैं पार्ट 18 में. अब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20. 20 में हमें अमेंडमेंट देखने के लिए मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, जो बदलाव हम कर सकते हैं, वो हमें पार्ट 20 में देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें आर्टिकल 368 पता चलता है. ठीक है, हमने अभी पढ़ा भी था आर्टिकल 368 के बारे में. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे?
Who was the temporary president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took charge? क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद के चार्ज लेने से पहले, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक टेम्परेरी पीरियड के लिए एक प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या था? आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे और अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी। हमारे ऑप्शंस हैं सी राजा गोपालचरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदी में सेम ऑप्शंस आपके हैं। अब मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। आर्टिकल 368 में हमें पता चलता है कि संविधान पार्लियामेंट संविधान को बदल सकता है, बट कैसे बदल सकता है वो पूछ रहा है। ठीक है, एडिशन, एडिंग मतलब किसी चीज़ को ऐड करके, किसी प्रोविजन को ऐड करके। ठीक है, वेरिएशन मतलब किसी को चेंज करके, रिपील किसी लॉ को हटा के। तो इस तरीके से क्या वो कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या बताना है हमें। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, आर्टिकल 368 की जो बात होती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान को बदल सकता है बाय एडिंग, वेरिएशन एंड रिपीलिंग, मतलब किसी चीज को जोड़कर, बदलकर या रद्द करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल? अब हमसे मनी बिल की बात हो रही है। अब मनी बिल की अगर हम बात करें, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी 2024 में पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, ये भी यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन है। ओके, उससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2024 में पूछा था ये यूपीएससी ने। तो बेसिकली आपके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता भी चल रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मनी बिल इन पार्लियामेंट? अब मनी बिल की बात चल रही है। मनी बिल से भी काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। तो ये कह रहा है आर्टिकल 109 मेंशंस द स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। Amendments to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. अब हमें इसमें करेक्ट आंसर बताना है। आप अपना करेक्ट आंसर मार्क करो, इतने में हिंदी में ऑप्शंस पढ़ती हूँ। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। राज्यसभा या तो विधेयक को मंजूरी दे सकता है या बदलाव का सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा द्वारा सुझाए गए धन विधेयक में संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखो, आर्टिकल 109 में हमें मेंशन है स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग द मनी बिल। तो आर्टिकल 109 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 109, money bill cannot be introduced
इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा। ओके अब यहाँ पे यूपीएससी की ट्रिक समझो। यूपीएससी की ट्रिक देखो, बहुत सारे बच्चे, हम सब जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 110 को याद रखते हैं एज अ मनी बिल, क्योंकि 110 में मनी बिल बताया गया है कि क्या है मनी बिल। लेकिन हम लोग आर्टिकल 109 या उससे पहले या उससे बाद के आर्टिकल्स को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यूपीएससी ने यही पूछ लिया कि आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर बताता है मनी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो मनी बिल के रिगार्डिंग ये स्पेशल प्रोसीजर बता रहा है ना आर्टिकल 109 में, वही यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बना दी इन लोगों ने कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। यही तो कह रहा है ना कि राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके और ये भी करेक्ट है। अब राज्यसभा में आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्टेड। हाँ, राज्यसभा बिल को क्या कर सकती है? जब लोकसभा से राज्यसभा बिल जाएगा मनी बिल, तो राज्यसभा या तो उसे अप्रूव करेगी, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अप्रूव करेगी या उसमें चेंजेस सजेस्ट करेगी। और जो चेंजेस वो बताएगी कि हम ये चेंजेस बताना चाहते हैं मनी बिल में, वो लोकसभा में बाइंडिंग नहीं होंगे। लोकसभा की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। बट राज्यसभा के पास जब मनी बिल होगा तो वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, करेक्ट। Amendments to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha। अब जो अमेंडमेंट्स राज्यसभा ने मनी बिल के रिगार्डिंग दिए हैं वो लोकसभा को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि जो राज्यसभा ने सजेशंस दिए हैं वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। C is the correct answer. Next question. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल है? The North-Eastern Council was established by the North-Eastern Council Act of 1971. After the amendment in the NEC Act 2002, the council consists of which of the following members? अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, हमने देखा था जब हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो जोनल काउंसिल्स बने थे, ठीक है। ये दी ज़्यादा है स्टैट्यूटरी बॉडीज, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था तो थोड़ा इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है, बट बाद में पार्लियामेंट किसी एक्ट से बनाते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये बना था, ओके। अब जोनल काउंसिल्स क्या करता है? जोन्स हैं, पांच जोन्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सर्दर्न एंड सेंट्रल। तो इन जोन्स में एक जोन्स बना रखे हैं, उन जोन में क्या होता है? गवर्नेंस के लिए, मतलब जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती हैं वहाँ के जो भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर एक मीटिंग अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस के रिगार्डिंग डिसीजंस, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। अब जोनल काउंसिल्स अलग, लेकिन एक और बनाया गया है जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए बनाया गया है, वो था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया। अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में वो स्टेट्स थी जो नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे आसाम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो ये सब जो स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट की थी वहाँ वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? देखो, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, गवर्नर जो होंगे उस स्टेट के मतलब जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में जितनी भी स्टेट्स आ रही हैं उन सब के गवर्नर्स,
सबके गवर्नर्स मेंबर्स होंगे। ओके, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके सबके चीफ मिनिस्टर्स मेंबर होंगे। 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, 3 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होते हैं इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी ऐसा होना आवश्यकता नहीं है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु recognizes and declares any community of the state as scheduled tribe. A community declared as scheduled tribe in a state need not be so in other state also. हमें करेक्ट बताना है। अब देखो, ये जो शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज करने की बात चल रही है, ये आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 342(1), ये पावर प्रेसिडेंट के पास, power of president to declare any community in a state as scheduled tribes। ठीक है, और ये किससे कंसल्ट करेंगे? विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर की कंसल्टेशन से, मतलब गवर्नर की राय ले लेंगे। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी कम्युनिटी किसी स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मान लीजिए मणिपुर में या अरुणाचल में या किसी भी स्टेट में ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो उस स्टेट में अगर शेड्यूल ट्राइब है तो दूसरी स्टेट में भी शेड्यूल ट्राइब ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नो, इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट होगा। A community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state also. Yes, correct. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड ओनली, बी, केवल 2। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें यूनियन बजट के बारे में कहाँ पता चलता है? बजट की बात हो रही है। देखो, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी पैसा आया, जो भी पैसा जाएगा, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा देना है, कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगाना है। ठीक है, ये सब बजट में होता है। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये कौन प्रेजेंट करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे, या फिर जारी करेंगे कि वो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी स्कीम्स, जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए जो पैसा जाएगा वो सब बताएंगे, उसमें ये प्रेसिडेंट करेंगे। बट उनके बिहाफ पे कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, आर्टिकल 112 में हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है। अब ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट जो हम पढ़ते हैं ना, बजट, यूनियन बजट जैसा वर्ड या बजट जैसा वर्ड हैज नॉट बीन mentioned or used in the constitution. अब ये जो यूनियन बजट हम पढ़ते हैं ना, ये नाम, ये बजट कहीं पर भी नहीं है, बल्कि बजट को क्या बोलते हैं आर्टिकल 112 में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट, बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट होगा। नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एट द यूनियन लेवल एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट, प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब पैसों के लिए डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि प्रेसिडेंट की मर्जी ना हो, रिकमेंडेशन ना ली जाए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जबकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लोकसभा स्पीकर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा व्हाइल मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर इज पेंडिंग। अब जब लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको जब हटाने की बारी चल रही है, मतलब उनको हटाने की एक प्रोसेस चल रही है, तो जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तब हमें बताना है कि वो क्या कर सकते हैं। ही शी शैल नॉट प्रिजाइड, मतलब वो एज अ लोकसभा स्पीकर अपनी चेयर पे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ही शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द मोशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। हमें करेक्ट आंसर बताना है। अब आप लोग अपना आंसर मार्क कीजिए। इतने में हिंदी में पढ़ती हूँ। वह अध्यक्षता नहीं करेगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा या होगी, वह पहली बार वे प्रस्ताव पर वोट देने का हकदार नहीं होगा या होगी। ओके, चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी। देखो, जब रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है ना, तो ही कैन नॉट प्रिजाइड द सिटिंग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वह, हाँ ये हमारा सही है क्योंकि ही शैल नॉट प्रिजाइड, यस करेक्ट, ही शैल नॉट प्रिजाइड। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, उनके पास बोलने का अधिकार होता है। ही हैव्स द राइट टू स्पीक। ओके, वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर वो वोट कर सकते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ओके, ऑलराइट, ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, इनकरेक्ट, उनके पास बोलने का अधिकार होता है जब उनका रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है। ही शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द मोशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इनकरेक्ट, उनके पास राइट होता है बोलने का फर्स्ट इंस्टेंस में। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये बिल की बात चल रही है, ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 4 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की बात अगर हम करें तो बिल, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, a bill in respect of which of the following which the President of India had notified his intention to summon the houses to a joint sitting on the dissolution of the Lok Sabha. Which of the following given above is are correct?
ओके, a bill in respect of which the president of India had notified his intention to summon the houses to join sitting on the resolution of house. ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी नहीं है, तो ये होगा लैप्सिस, लैप्सिस कर लेना है यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये लैप्सिस है। तो देखो एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन पर समाप्त हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित एक विधेयक लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाता है। एक विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन पर सदनों को संयुक्त बैठने में बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया था। मतलब कि पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस। अब देखो हमारे जब लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो राज्यसभा जो है वो तो परमानेंट चैम्बर है, वो डिसोल्यूट नहीं होता है, बट लोकसभा का टर्म होता है जिसमें वो डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, उसका टर्म एक्सपायर हो जाता है, तो फिर नया मेंबर सिलेक्ट होकर आते हैं। तो जो बिल्स होते हैं वहाँ पे पेंडिंग, कुछ बिल्स लैप्स हो जाते हैं और कुछ बिल्स लैप्स नहीं होते, मतलब कुछ बिल रद्द हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ बिल्स नहीं होते। तो हमें वही पूछा है। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। यस, जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बिल्स होंगे, लोकसभा जब डिसोल्यूट होगी, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा होगा, तो बिल्स भी खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। यस, जो बिल लोकसभा ने पास कर दिया है बट राज्यसभा में पेंडिंग है, वो भी अपने डिसोल्यूशन, जैसी लोकसभा का डिसोल्यूशन होगा वो भी लैप्स हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अ बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसमें ये थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कहा है कि दोनों हाउसेस को मिलके हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे, जॉइंट सिटिंग होगी राज्यसभा एंड लोकसभा की, ठीक है, वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। नो, दिस इज इनकरेक्ट, वो बिल लैप्स नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट, 1 and 2। नेक्स्ट, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्टेटमेंट्स वो हमें बतानी है। द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is not required for the prorogation of the house by the president of India. The prorogation of a house is normally done after the house has adjourned sine die, but there is no bar to the president of India from proroguing a house which is in session. The dissolution of the Lok Sabha is done by the president of India, who does so on the advice of council of ministers except in exceptional circumstances. हमें correct बताना है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं और आप इतने ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। किसी सदन का सत्रावसान आम तौर पर सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई रोक नहीं है जो सत्र में है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है। अब हमें ऊपर दिए गए कथनों में से सही बताना है। अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखो पहली चीज, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस क्या है? प्रोरोगेशन प्रोरोगेशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन। एक सेशन को एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। प्रोरोगेशन का मतलब कि सेशन को खत्म कर दिया। टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है
अंडर आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेसिडेंट shall act on the advice of council of ministers in most matters including summoning and proroguing of the house. मतलब advice of the council of ministers in summoning and जब वो प्रोरोग करेंगे हाउस को, ठीक है, प्रोरोगेशन में। अब समनिंग का मतलब क्या है? जब समनिंग का मतलब कि बुलाना, कॉल फॉर मीटिंग के लिए बुलाना, समन कर रहे हैं जब स्टार्ट हो रहा है सेशन तो समन करेंगे और प्रोरोग करेंगे प्रेसिडेंट। तो वो किसकी एडवाइस पे होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो इसका कौन सा आर्टिकल में हमें 74 में पता चलता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा on the advice of the council of ministers, ठीक है। The advice of the council of ministers is not required for prorogation of the house by the president of India. No, this is incorrect. Advice चाहिए होती है council of ministers की। The prorogation of a house is normally done after the house has adjourned side eye, but there is no bar to the president of India from proroguing a house which is in session. हाँ, adjourned side eye क्या होता है? adjourned side eye का मतलब होता है कि, और adjourned side eye पहले कौन मतलब करते कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब एडजर्न साइन डाई का मतलब होता है कि जो सेशन चल रहा है उसको, अब हाउस का जो भी काम था वो खत्म हो चुका है, अब हाउस को बंद कर दिया गया है। अब ये कहा, अब हमने छुट्टी दे दी गई है, ठीक है, हाउस को, और विदाउट नेमिंग अ डे, ये बताया ही नहीं है कि किस दिन हाउस में अगेन दोबारा से मीटिंग होगी। तो वो होता है एडजर्न साइड है, मतलब कि सेशन को टर्मिनेट नहीं किया है, जो कि प्रोरोगेशन में होता है। एडजर्न साइड लाइन में क्या होता है कि विदाउट नेमिंग अ डे उस सेशन की छुट्टी कर दी गई है, अब बताया ही नहीं है अब कब वो दोबारा से असेंबल होगा। ओके, तो यस, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज नॉर्मली डन, नॉर्मली एडजर्न साइन डाई के बाद ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एडजर्न साइन डाई के बाद हो। प्रेसिडेंट हाउस अगर सेशन में है तो भी प्रेसिडेंट उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, सेशन को प्रोरोग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट। द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब जो लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सॉरी एक्सक्यूज मी, यस, तो डिसोल्यूशन जो होता है लोकसभा का वो प्रेसिडेंट ही करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो प्रेसिडेंट डिसोल्यूशन डिक्लेयर कर देंगे लोकसभा का। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? Which of the following statements best reflects the main purpose of a country's constitution? अब हमें बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक मेन पर्पस है, फंडामेंटल पर्पस है इसका, कि हमने संविधान क्यों बनाया था, क्या ज़रूरत थी हमें संविधान बनाने की, वो किस उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट्स है आपकी, इट सेट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉज, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द powers of the government, it ensures social justice, social equality and social security। पहली स्टेटमेंट, ये आवश्यक कानून बनाने का उद्देश्य निर्धारित करता है, ये राजनीतिक कार्यालयों और सरकार के निर्माण को सक्षम बनाता है, ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब आप अपना करेक्ट आंसर मार्क करो, क्योंकि ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है यूपीएससी में, मतलब सॉरी,
हर साल यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पूछ लेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट डिफाइन किसे करता है, कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, या कौन से मेन पर्पस रिफ्लेक्ट होता है। तो किसी ना किसी तरीके से ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझना है कि मेन पर्पस है क्या। आप अपने आप से पूछो कि इट सेट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉज, क्या ये पर्पस इस वजह से हमने संविधान को बनाया था। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इट एंश्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब संविधान क्यों बनाया गया था, क्यों हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही रखा था, हम अनरिटन भी तो रख सकते थे। क्योंकि हमें अपने देश में एक गवर्नमेंट जो थी, हमारे देश में जो गवर्नमेंट होगी उसमें हमें गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स नहीं देनी थी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स डिफाइंड होनी चाहिए, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और जो भी लोकल लेवल जो भी होगा उसकी पावर्स डिफाइन होंगी। वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को, जो भी उन्हें काम करने का डोमेन दिया गया है उसको क्रॉस ना करें, इसलिए संविधान बनाया गया, उनको लिमिट की गई उनकी पावर्स। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित माना गया था। इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स was widely considered to have been enacted to overcome judicial interpretation of the fundamental rights? कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये आपको एक बार पढ़ के नहीं समझ आएगा, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2023 वाले पेपर में आया था। 2023 का क्वेश्चन है ये, जो कि यूपीएससी ने बाद में इसे ड्रॉप कर दिया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का पता चल रहा है ऑप्शंस में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से, इन सब में से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें पता चलता है कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही थी उनको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल में रख दिया गया था। कि मतलब 9th शेड्यूल में वो लॉज रखी गई थी जहाँ पे जुडिशरी उन लॉज को नहीं देख सकती, नहीं चेक कर सकती। ठीक है, तो वो लॉज रखी गई थी 9th शेड्यूल में, वो लॉज रखी गई थी जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं अप्लाई हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से रखी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहला संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित संगठनों, निकायों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग organizations, bodies in India: National Commission for Backward Classes, National Human Rights Commission, National Law Commission and National Consumer Disputes Redressal Commission. How many of the above are constitutional bodies? हमसे पूछा है कि कौन सी इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, मतलब कि संवैधानिक बॉडीज हैं या संविधान के तहत बनाई गई हैं, ये संविधान के अंदर मेंशन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अब इसमें से संवैधानिक निकाय हमें बताना है। चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन से एक्ट से बनाई गई थी ये, सॉरी, ये हमें 100, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये आर्टिकल 330, यस करेक्ट आंसर मार्क कीजिए अपना। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी और इसमें आर्टिकल 338B के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था। ओके, अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्ट के थ्रू बनी थी, तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल लॉ कमीशन जो बनाया गया था वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है,
और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे बनाया गया था। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे बनाया गया था, ठीक है। और नेशनल लॉ कमीशन को हेड कौन करता है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनका जो टेन्योर होता है, मतलब इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो फिक्स होता है, ओके। टाइम टू टाइम नेशनल कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, नेशनल लॉ कमीशंस। अब कौन सी बॉडी? इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। नेशनल लॉ कमीशन इज एन एडवाइजरी बॉडी, मतलब इनकी जो रिकमेंडेशन होंगी दीज आर नॉट बाइंडिंग, ओके। और ये कौन से उसके मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन इज अ क्वाजी जुडिशियल, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल कमीशन। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल कमीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवर करेक्ट आंसर इज, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, second is not a constitutional body, third is also not a constitutional body and fourth is also not a constitutional body। तो हमारी constitutional body कितनी हो जाएंगी? only one, A, सिर्फ एक ही constitutional body है, ओके। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। निषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया गया एक आदेश है। A prohibition writ is an order issued by the Supreme Court or High Court। अब prohibition writ जो है, writ of prohibition, ये कह रहा है कि एक ऑर्डर इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टू, ऑप्शन है आपके, रेस्ट्रेन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, गवर्नमेंट ऑफिशियल को रेस्ट्रेन मतलब मना करा जाता है, पासिंग अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन बाय पार्लियामेंट और असेंबली, restraining a lower court from continuing proceeding in a case, restraining the government from following an unconstitutional policy। एक बार हिंदी में देख लेते हैं और आप इसने अपना क्वेश्चन देखो और उससे आंसर को मार्क करो कौन सा करेक्ट है। निषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया गया एक आदेश है किसी सरकारी अधिकार को कोई विशेष कार्यवाही करने से रोकना। दूसरा है संसद विधानसभा द्वारा निषेधाज्ञा पर कानून पारित करना, निचली अदालत द्वारा किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने पर रोक लगाना या सरकार द्वारा किसी असंवैधानिक नीति का पालन करने से रोकना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो रिट जो है, रिट्स इशू की जाती हैं बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो रिट्स फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, तब हाँ जो जुडिशरी है वो रिट्स इशू करती है, ओके। तो प्रोहिबिशन की जो रिट है वो इशू की जाती है रेस्ट्रेनिंग अ लोअर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग अ केस। मतलब लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को ये बोलते हैं कि आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है आप उसको क्रॉस ना करें, ठीक है, किसी भी केस में उसको ना करें, उसको अपनी ज्यूरिसडिक्शन अपने दायरे में रह के काम करें, उसको क्रॉस ना करें, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। चलिए, आज की क्लास काफ़ी एंगेजिंग रही मुझे लगता है, और जो बच्चे हैं उन्होंने अपना, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ये क्लास देख रहे हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चंस और आंसर्स मार्क कर लिए होंगे, उन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी इस क्लास को, देखा होगा, समझा होगा। तो आज मैंने बताया था कि नैना एक लड़की है, नैना ने उसमें कमेंट किया था वीडियो में, वीडियो के नीचे बताया था उनके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट। तो नैना, आई होप आप इसी तरीके से दिल लगा के पढ़ती रहेंगी, और नैना की तरह और भी बाकी बच्चे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एंगेजमेंट, ओके।